चलो देखते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग जो आज पढ़ेंगे आ, वैदिक काल। वैदिक काल के अंतर्गत क्या पढ़ रहे थे? ऋग्वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वैदिक काल का भी टाइम पीरियड अलग है। इसका जो टाइम पीरियड स्टार्ट होता है इसका जो स्टार्ट होता है 1500 से लेकर ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, आज हमारा ये तीसरा क्लास है। इसमें भी हम लोग ऋग्वैदिक काल में सामाजिक जीवन, आर्यों का प्रसार या क्षेत्र देखे थे। और जो चल रहा था तीसरा टॉपिक क्या? आर्यों का आर्थिक जीवन। ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत आर्यों का, ऐसे लिखे थे क्या? ऋग्वैदिक आर्यों का आर्थिक जीवन, यही पढ़ रहे थे ना ये? अब आर्थिक जीवन के अंतर्गत हम लोग देखे थे, इसके अंतर्गत पहला जो टॉपिक हुआ था पशुपालन। ठीक है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन या पशु चराना था। इस समय जो आर्यों का संपत्ति का गणना किससे किया जाता था? पशु से, या इसी को क्या बोलते थे? रई से। ठीक है, रई से किया जाता था। आर्यों का महत्वपूर्ण पशु क्या था? गाय। ऋग्वेद में इसका कितने बार उल्लेख? दूसरा महत्वपूर्ण पशु। ठीक है, इसके अलावा बकरी है और भेड़ भी था। ठीक है, तो पशुपालन क्या हो गया था? कंप्लीट हो गया था। अब पशुपालन के बाद क्या देखेंगे? ऋग्वैदिक आर्यों का आर्थिक जीवन के अंतर्गत क्या देखेंगे? कृषि देखेंगे। क्या इस समय आर्य कृषि करते थे? आर्य इस समय कृषि करते थे, लेकिन कृषि उतना ज़्यादा इसके लिए महत्वपूर्ण नहीं थे। आर्य के लिए महत्वपूर्ण क्या था? पशुपालन था। लगभग ऋग्वेद में 10,000 से प्लस श्लोक है, सिर्फ 24 श्लोक में ही कृषि का वर्णन मिलता है। मात्र 24 श्लोक में ही। तो इससे ये पता चलता है कि इन लोग ज़्यादा कृषि नहीं करते थे। देखिए, इस समय आर्यों का ये गौण धंधा था ना, ये यहाँ पर ऐसे कर देगा, गौण धंधा था। हाँ, गौण धंधा था। धंधा मतलब व्यवसाय। ठीक है, कृषि प्रमुख था, सॉरी, ये पशुपालन प्रमुख था। ऋग्वेद ऋग्वेद की मात्र कृषि कार्य का उल्लेख है, कृषि का उल्लेख है। ठीक है, अब बाद में जब हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में क्या होता है पता है? 1000 ईसा पूर्व में लोहा का आविष्कार होता है। और लोहा का आविष्कार हुआ, आविष्कार होने से जमीन का क्या हुआ? गहराई से जुताई हुआ। और गहराई से जुताई होने के कारण आपका उत्पादन भी बढ़ा। ठीक है, फिर सेकेंड काल में या उत्तर वैदिक काल में इसका जो प्रमुख धंधा क्या हो जाएगा? हाँ, कृषि हो जाएगा। कारण क्या? लोहा का आविष्कार होना। अभी लोहा का आविष्कार नहीं हुआ है। आर्य इस समय लोहा को नहीं जानते थे। आर्य सिर्फ अभी दो प्रकार की धातु जान रहा है, एक तो सोना, और दूसरा क्या हो जाएगा? तांबा। 24 श्लोक में कृषि का कार्य का उल्लेख है। ठीक है, कुछ ऋग्वेद में कृषि से संबंधित शब्द मिलता है। कृषि संबंधित शब्द,
लिख रहे हैं यहाँ पर, देखिए कौन कौन सा शब्द मिल रहा है। लांगल किसको बोलते होंगे, बताइए लांगल। हम्म, या सिर, हल को बोलते थे लोग। हाँ लांगल, हम लोग क्या बोलते हैं, नांगल बोलते हैं। ठीक है, या सिर हल को। क्षेत्र, ठीक है, उपजाऊ भूमि को बोलते थे। नहीं पेन नहीं दिख रहा हूँ, इरेज करो। देखिए इसके बाद जो लिखा है सीता, देखिए जब दो हम लोग नांगर चलाते हैं ना, हल चलाते हैं, तो जब दो हल एक साथ ऐसे गुजर रही है ना, तो बीच में एक जगह बनती है नाली जैसे, उसको बोलते थे सीता। हाँ सीता, हल से बनी नाली, ठीक है, हल से हाँ बनी नाली को क्या बोलते थे, सीता बोलते थे। यहाँ पर लिखा है किनास, लिखा है ना, किनास मतलब किसान को बोलते थे। ठीक है, इस काल में, ऋग्वेदिक काल में, कुछ शब्द और इधर लिख रहा हूँ मैं, देखिए। पर्जन्य, बादल को बोलते थे। ठीक है, पर्जन्य बादल, ये हो जाएगा फिर श्रीनी, क्या थी, फसल काटने का एक यंत्र था, एक प्रकार के हंसिया जानते होंगे आप लोग, इस प्रकार का यंत्र था श्रीनी। कूप या कुआं, देखिए एक शब्द और मिलता है यहाँ पर, इसको लिख लीजिए। वृक्ष, बैल को बोलते थे। करिस, गोबर खाद को बोलते थे। ठीक है, करिस गोबर खाद को बोलते थे। चलो, इतना हो गया। ठीक है, तो ये कृषि के बारे में इतना उल्लेख है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, ऋग्वेदिक काल, इसमें जो देखेंगे ऋग्वेदिक आर्यों का आर्थिक जीवन के अंतर्गत उद्योग धंधा, इसी के अंतर्गत नहीं, उद्योग धंधा क्या इस समय प्रचलित था, उद्योग धंधा, बताइए। ऋग्वेद काल में उद्योग धंधा ज़्यादा प्रचलित नहीं था, क्योंकि जो आर्य की संस्कृति था, कैसे जीवन जीते थे इन लोग, शहर में निवास करते थे कि गांव में, गांव में निवास करते थे, ज़्यादा विकसित नहीं था, लेकिन कुछ विकसित था, उसको पढ़ेंगे हम लोग। देखिए इस समय उद्योग ज़्यादा विकसित नहीं था। ठीक है, ज़्यादा विकसित नहीं था, लेकिन
ये लिखा है सूती वस्त्र बुनना, लेकिन सूती वस्त्र बुनना, ठीक है। और सूत काटना, सूत काटना मतलब कपड़े बनाने के लिए एक प्रमुख उद्योग के रूप में विकसित थे, ठीक है। सूत काटना, ये लिखा है सूत काटना, काटना दो बार हो गया। ठीक है। इसके अलावा कुछ शिल्पकार का भी नाम मिलता है उद्योग के रूप में, ठीक है। इसी काल में कुछ शिल्पकार हैं, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे कि इस समय उद्योग प्रचलित था तक्षण या तक्षा भी बोलते थे इसको। ये कौन थे? कारपेंटर, जानते होंगे आप लोग, कारपेंटर। हाँ, कौन है? कारपेंटिंग करने वाले नहीं है, नहीं है ना ये। हाँ, ये क्या थे? बढ़ई थी, इसका उल्लेख है। तक्षण मतलब तक्षण कौन थे? बढ़ई को क्या बोलते थे? तक्षण बोलते थे लोग, ठीक है। फिर यहाँ पर लिख रहे हैं करमार, ये थे जो धातु कर्मी थे, ठीक है। हाँ, हाँ, जो लोहे का काम करते थे। फिर बाकी इधर लिख रहा हूँ मैं, क्या लिखा ये? हिरण्यकार, ठीक है। हिरण्यकार क्या थे? सोनार थे, जो सोना वगैरह आभूषण वगैरह बनाने के काम करते थे, ये सोनार थे, ठीक है। एक नदी से ना सोना मिलता था इस काल में, ऋग्वेदिक काल में, ठीक है। नदी का नाम है सिंधु नदी, इस कारण सिंधु नदी को हिरण्य नदी बोलते थे। हाँ, सिंधु नदी से सोना मिलता था, इस कारण सिंधु नदी को क्या बोलते थे? हिरण्य नदी भी बोलते थे, हिरण्य, ठीक है। इसको याद रखना। तो किस नदी का नाम ऋग्वेदिक काल में हिरण्य नदी था? तो क्या हो जाएगा ये? सिंधु नदी, ठीक है। अयस शब्द किसके लिए प्रयोग किया इन लोग? तांबा, तांबा को इन लोग क्या बोलते थे? अयस बोलते थे। हाँ, अयस मतलब तांबा को ही बोलते थे। चलो, ये हो गया उद्योग धंधा, ठीक है। ऋग्वेदिक काल में कौन सा उद्योग धंधा विकसित था? बताइए। सूत काटना या सूती वस्त्र, है ना ये। प्रमुख व्यक्ति का नाम है, देखिए, प्रमुख शिल्पकार जैसे कि तक्षण क्या थे? ये बढ़ई थे। करमार क्या थे? ठीक है। हिरण्यकार क्या थे? अयस किसको बोलते थे? ठीक है। अब देखिए इसी के अंतर्गत हो गया सभी का, इसी के अंतर्गत देखिए व्यापार वाणिज्य, ठीक है। व्यापार वाणिज्य, ऋग्वेदिक काल में व्यापार वाणिज्य कितना विकसित था? आप लोग जानते होंगे, जो आर्य सभ्यता था, आर्य संस्कृति था, ग्रामीण था। ग्रामीण सभ्यता, ग्रामीण संस्कृति में आपका व्यापार उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन कुछ व्यापार इस समय प्रचलित था, ठीक है। हम लोग लिखेंगे आर्य सभ्यता, आर्य सभ्यता ग्रामीण था, ग्रामीण था। और इन लोग कहाँ रहते थे? कबीले में, है ना, ये ग्रामीण था। इस कारण, हाँ, इस कारण व्यापार इसके लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था, ठीक है। इस कारण व्यापार
अब ऐसा नहीं कि व्यापार महत्वपूर्ण नहीं था तो बिल्कुल व्यापार नहीं होता था, व्यापार होता था अभी भी, लेकिन बहुत कम होता था। विदेशी व्यापार का उल्लेख हमें कहीं भी नहीं मिलता ना। ये इस काल में विदेशी व्यापार नहीं होता था। जिस काल हम लोग पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या होता था? हाँ, विदेशी व्यापार भी होता था। इसका साक्ष्य मिला हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह क्या? लोथल था ना। ये यहाँ पर ऐसा कुछ जानकारी नहीं मिलता, नाव वगैरह का कहीं उल्लेख नहीं है, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन कुछ व्यापार प्रचलित था। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे लेकिन कुछ व्यापार प्रचलित था। ठीक है, देखिए यदि हम बात करते हैं तो व्यापार का माध्यम क्या, सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़े थे, व्यापार किसके थ्रू करते थे? ठीक है, बंदरगाह से करते थे। सोना चांदी भी आप किससे खरीदते हो बताइए? व्यापारी से खरीदते हैं। तो भाई व्यापारी आपको फ्री में थोड़ी ना देगा, बताइए? पैसा से देगा ना, ये पैसा से देगा। व्यापार का माध्यम इस समय, देखिए इस समय मुद्रा प्रचलित नहीं था। मुद्रा मतलब क्या हो जाएगा? पैसा या सिक्का प्रचलित नहीं था, तो व्यापार कैसे करते थे? हाँ, क्या करेंगे? वस्तु एक्सचेंज, वस्तु एक्सचेंज मतलब अदला बदली करके। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आपका, हम लोग पढ़े थे वैदिक काल में, वैदिक काल में संपत्ति की इकाई किससे काउंट किया जाता था? गाय से ना। ये तो व्यापार के माध्यम था वस्तु विनिमय, और इसका मतलब होता है क्या हो जाएगा? एक्सचेंज, वस्तु का एक्सचेंज करना, यही होगा। ठीक है, अदला बदली। और दूसरा हो जाएगा एक गाय। दोनों के माध्यम से इन लोग क्या करते थे? व्यापार करते थे। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग आगे, क्या लिखा है? पनी। ठीक है, अब देखिए ऋग्वेद ग्रंथ में ना पनी के बारे में दो उल्लेख मिलता है। संभवतः यह व्यापारी रहा होगा, ये पनी संभवतः व्यापारी रहा होगा। एक जगह पर उल्लेख किया गया है पनी क्या है? व्यापारी थे। और दूसरे जगह पर उल्लेख किया गया है पनी ना आर्य के पशु चराते थे। हाँ, पनी। देखिए इसके बारे में दोनों लिखेंगे। ये पनी व्यापारी को कहते थे ना, व्यापारी को कहते थे। ठीक है, पनी व्यापारी को कहते थे, लेकिन ऋग्वेद में पनी का प्रयोग ठीक है आर्य के पशु चरवाहा के रूप में हुआ है। ठीक है, इसका मतलब दो हो गया। ठीक है, एक तो आर्य के पशु चराते थे, नहीं तो क्या थे? व्यापारी थे। कुछ शब्द और मिलता है जैसे कि ऋग्वेद काल में एक शब्द मिलता है जिसको कहा गया सूदखोर। यहाँ पर लिखेंगे बेकनाद, बेकनाद नहीं, ये लिखा है बेकनाद। इसका अर्थ है सूदखोर। ये शब्द सुने होंगे आप लोग, सूदखोर किसको बोलते हैं?
बेकनाद या सूदखोर। लोगों को ऊंचे ब्याज दर पर ऋण देने वाले व्यक्ति को बोलते थे, हाँ साहूकार को बोलते थे। सूदखोर मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखिए ब्रैकेट में लिखना, लोगों को ऊंचे दर पर ऋण देने वाले, ऊंचे ब्याज दर भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऊंचे दर पर ऋण देने वाले व्यक्ति को बोलते थे या महाजन को बोलते थे सूदखोर। ठीक, लोगों को ऊंचे दर पर ऋण देने वाले व्यक्ति को बोलते थे, क्या बोलते थे, बेकनाद या सूदखोर। फिर लास्ट में लिखूंगा, इसी के अंतर्गत मृदभान लिखूंगा, ठीक है, लास्ट में छोटा सा आप लोग हेडिंग दे दीजिए, मृदभान। इस समय ना एक विशेष प्रकार का मिट्टी का बर्तन बनते थे, उसको बोला गया मृदभान बोला गया। ठीक है, हम लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में जो मिट्टी का बर्तन बनते थे चाक से बनते थे और किससे बनते थे, चाक से बनते थे और हाथ से बनते थे। चाक मतलब जानते होंगे, हाँ, जो घुमा घुमा कर बनाते चरखा के माध्यम से, और कुछ हाथ से भी बनता था। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मिट्टी के बर्तन है उसका कलर क्या था, मतलब कौन से रंग का बनता था, लाल प्लस गुलाबी। ठीक है, इस समय जो मिट्टी के बर्तन बनते थे ना, इसका कलर था चित्रित धूसर मृदभान। ठीक है, समझ में आया होगा। हाँ, मैं इधर लिख दूं क्या मृदभान के अंतर्गत, चलो इधर लिख रहे हैं, मृदभान इस समय चित्रित धूसर मृदभान। ठीक है, क्या बोली, चित्रित धूसर मतलब ना जो रंग होते थे मिट्टी के बर्तन ना कई प्रकार से रंगे जाते थे, हाँ, इस कारण इसको कहा गया चित्रित धूसर मृदभान। चलो, ये हो गया ऋग्वेदिक काल का आर्थिक जीवन कंप्लीट हुआ। अच्छा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, व्यापार पढ़ रहे हैं, तो इसी के अंतर्गत एक और लिखना, ठीक है, एक शब्द लिखिए गोमत। इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप लोग आईएमपी करना। गोमत ये क्या है, देखिए, गोमत जिसके पास ना अधिक गाय है, तो आप लोग उस व्यक्ति को क्या समझोगे, उस काल के अनुसार क्या समझोगे, गौटिया और रईस। ठीक है, ऋग्वेद काल का क्या था, धनी व्यक्ति था। मतलब धनी व्यक्ति के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग हुआ है, ये गोमत। हाँ, गोमत मतलब अधिक गाय रखने वाले व्यक्ति, पता ही। चलो लिख लिए, थोड़ा सा मैं इसको रिकॉल करता हूँ, ठीक है, और रिकॉल करता हूँ ना तो आप लोग ना कॉपी को मत देखिए, मैं यही उम्मीद करता हूँ, तो मुझे समझ में आएगा कि आपके दिमाग में कितना घुसा है। ठीक है, हो गए ना सभी का। चलो, ऋग्वेदिक काल में व्यापार कितना प्रचलित था, कम प्रचलित था। कारण क्या है इसका, क्योंकि आर्यों का जीवन क्या था, ग्रामीण था। ठीक है, कुछ व्यापार प्रचलित था, तो व्यापार का माध्यम क्या, किससे करते थे, पैसा तो चलता नहीं था। ठीक है, वस्तु विनिमय और हाँ, गाय के माध्यम से। ठीक है, इसके अलावा मैं कुछ शब्द लिखा था यहाँ पर, जैसे कि पनी, पनी का शब्द किसके लिए किया गया है, पनी शब्द व्यापारी को बोलते थे, लेकिन ऋग्वेद में इसका नाम कई जगह पर क्या मिलता है, हाँ, पशु चराने वाला मिलता है। ठीक है, धनी व्यक्ति को क्या बोलते थे। ठीक है, इस समय किस प्रकार के मृदभान बनते थे,
चित्रित धूसर मृद भान ना ये। चलो देखिए, ऋग्वेदिक ठीक है, ऋग्वेदिक आर्यों का राजनीतिक जीवन क्या हुआ खुशबू? बताइए, ऋग्वेद काल में राजा होते थे कि नहीं होते थे? राजतंत्र था कि प्रजातंत्र था? यहाँ पर ये सबको पढ़ेंगे यहाँ पर, किसमें? राजनीतिक जीवन के अंतर्गत। देखिए, इस काल में क्या हुआ था, जो आर्य निवास करते थे कबीले में निवास करते थे, और राजा का पद ना इस काल में वंशानुगत नहीं था। राजा का क्या होता था? निर्वाचित होते थे। राजा का क्या होता था? नियुक्ति होता था। और इस समय राजा जो होते थे क्षेत्र के स्वामी नहीं होते थे। किसका? हाँ, क्षेत्र मतलब एरिया के स्वामी नहीं होते थे, ये सिर्फ जनता के स्वामी होते थे। और राजा का पद वंशानुगत नहीं था इसका। ठीक है, एक चीज याद रखना। देखिए, बोल देगा इसको, लिखिए इसमें, आर्य 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 कबीले। ठीक है, आर्य कबीले, या ब्रैकेट में लिखना जन, हाँ जन में निवास करते थे। कबीले मतलब ये होता है घरों के, बहुत सारे घरों के समूह को क्या बोला गया था? कबीला। निवास करते थे। इस समय राजा का पद राजा का पद वंशानुगत नहीं था। और इसका और लिखना ना, और इसकी नियुक्ति होता था। हाँ, इसका नियुक्ति होता था या निर्वाचित होते थे। राजा क्षेत्र राजा क्षेत्र के स्वामी ना होकर, क्षेत्र मतलब हो जाएगा एरिया, ठीक है, क्षेत्र का स्वामी ना होकर जन जन मतलब क्या हो जाएगा? आप लोग क्या लिखे हो? हाँ, जन के स्वामी थे, कबीले के स्वामी थे। ठीक है, आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाएगा? क्षेत्र का भी स्वामी हो जाएगा और जन का भी स्वामी हो जाएगा, और राजा का पद भी क्या हो जाएगा? वंशानुगत हो जाएगा। ठीक है, अभी राजा का पद वंशानुगत नहीं था, लोगों के माध्यम से इसको क्या करते थे? चुनते थे ऋग्वेदिक काल में। प्रशासनिक इकाई, ठीक है, और इसके बाद लिखना है एक साइड प्रमुख। कुछ प्रशासनिक इकाई का उल्लेख मिलता है और इसके प्रमुख का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कुछ अधिकारी कर्मचारी। चलो देखिए, प्रशासनिक इकाई और प्रमुख को देखिए। ठीक है, तो पहले देखोगे क्या इसको? चलो साथ में लिखते जाइए, ज़्यादा ठीक रहेगा। प्रशासनिक इकाई, तो जैसे कि यहाँ पर परिवार। ठीक है, प्रशासनिक इकाई का सबसे छोटा इकाई यही था, परिवार। अब परिवार से जो बड़ा होता था क्या होता था? ग्राम। ठीक है, और जो ग्राम से बड़ा होता था उसको कहा गया विष। ठीक है, एक साइड इसका प्रमुख भी देखेंगे ना बाद में। और जो विष से जो बड़ा होता था इस समय उसको कहा गया, ठीक है, जन। और जन से जो बड़ा होता था उसको कहा गया राष्ट्र। इस प्रकार ये प्रशासनिक इकाई अपने बढ़ते क्रम में है। ये जो ऋग्वेद में इसका क्या मिलता है? हमें उल्लेख मिलता है।
ठीक है। परिवार का जो प्रमुख होता था, पहले बताए थे जब समाज पढ़ रहे थे तो क्या लिखे थे इसके परिवार के प्रमुख को, क्या लिखे, कुलप लिखो क्या, कुलप, या कई जगह पर इसका उल्लेख ना इस नाम से भी होता है, गृहपति। ये परिवार का प्रमुख होता था। ठीक है। अब बहुत सारे परिवार मिलकर क्या बनते थे, गांव बनते थे। बहुत सारे गांव मिलकर विष, और बहुत सारे विष मिलकर जन, फिर वो राष्ट्र बनेगा। ये ऐसा बनता था ये। ठीक है। ग्राम के प्रमुख को बोलते थे, देखिए, ठीक है, ग्रामनी, ग्राम से ग्रामनी। उसी प्रकार विष का प्रमुख क्या हो जाएगा, विषपति। सही पकड़े, है ना नंदनी। ठीक है। तो उसी प्रकार जन का प्रमुख क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जनपति। या इसको कई जगह पर इस नाम से भी उल्लेख किया गया है, राजा के नाम से उल्लेख किया गया है। जनपति या राजा था। उसी प्रकार राष्ट्र का प्रमुख क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। सही पकड़े। ठीक है, सही तो बताए आप लोग, राष्ट्रपति। और कई जगह पर इसका नाम राजा के स्थान पर क्या हो जाएगा, राजन। ये सबसे बड़ा प्रशासनिक इकाई यही था। ठीक है। तो ऋग्वेदिक आर्यों का राजनीतिक जीवन के अंतर्गत प्रशासनिक इकाई और प्रमुख। बहुत जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ क्या, चलो हो गया क्या ये। चलो अब उसके बाद देखिए, ऋग्वेद में ना एक युद्ध का वर्णन है जिसको एग्जाम में कई बार रिपीट करते हैं। उस युद्ध का नाम है, क्या नाम है बताइए, कहीं पर पढ़े होंगे, कौन सा युद्ध, कहीं पर सुने इसका नाम, नहीं सुने हैं, सब नए नए पढ़ रहे हैं यहाँ पर, इसी कारण। हेडिंग दीजिए, दशराग्य युद्ध। कहाँ पर वर्णन है ये, देखिए, ऋग्वेद के हाँ 7वें मंडल पर इसका क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है, दशराग्य युद्ध का। ठीक है। दशराग्य मतलब क्या हो जाएगा, 10 राजा। चलो आप लोग बताइए, चारों वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद का कौन सा मंडल में है, और 3 वर्ण का, ठीक है, सोमरस का, सोमदेव का वर्णन 10वें मंडल ना, ये दशराग्य युद्ध का 7वें मंडल। देखिए दशराग्य युद्ध क्या था, तो इसके बारे में, यह युद्ध कहाँ पर हो रहा है, पौरुष्णी नदी। किस नदी का प्राचीन नाम है ये बताइए, रावी नदी है ना। ये जो युद्ध हुआ था ये इस नदी के तट पर हुआ था, पौरुष्णी नदी के तट पर हुआ था। और किन के बीच हुआ था, देखिए जो युद्ध हुआ था ये जो युद्ध हुआ था ना, ये जो युद्ध हुआ था, सुदास, ऋग्वेदिक काल का राजा था सुदास। और क्या हो गया, ठीक है ना ये, हाँ। और यहाँ पर लिखेंगे एक साइड 10 राजाओं के बीच, 10 राजा, 10 राजा। ठीक है। एक साइड था सुदास, था सुदास वश 10 राजा के बीच में युद्ध हुआ था। क्या हुआ, क्या बोले भानु प्रताप, ठीक लिखे ना। ठीक है। जो युद्ध हुआ था सुदास और 10 राजा के बीच में हुआ था, देखिए राजा ही था, बता रहे हैं। तो
तो यहाँ पर देखिए सुदास 10 राजा, इसमें कौन कौन 10 राजा था? इसके अंतर्गत ना एक तो 5 आर्य शासक थे, ठीक है, 5 आर्य शासक, और इसमें 5 अनार्य शासक, 5 अनार्य शासक, ये दोनों को मिलाकर क्या कहा गया? 10 राजा कहा गया। एक साइड जो लड़े थे 5 आर्य शासक और 5 अनार्य शासक, और दूसरे साइड जो लड़े थे ये लड़े थे, कौन लड़े थे? सुदास, ठीक है। सुदास था 21 वंश का राजा था, ये भरत वंश का राजा था उस समय, हाँ भरत वंश के राजा था ये, भरत वंश का राजा। युद्ध का कारण भी देखेंगे, क्या कारण था युद्ध हुआ था ये, ठीक है, युद्ध का कारण भी देखेंगे। अच्छा, इसका जो नेतृत्व किया था, सुदास का जो नेतृत्व किया था इस युद्ध का, इसमें जो नेतृत्व किया था उस व्यक्ति का नाम है गुरु वशिष्ठ, ठीक है, इसने नेतृत्व किया था वशिष्ठ ने। और जो इसका जो नेतृत्व करता था ये 10 राजा में, इसका जो नेतृत्व करता था ये विश्वामित्र का नाम सुने होंगे। कौन है विश्वामित्र? ठीक है, ये वही विश्वामित्र है जिसने गायत्री मंत्र लिखा है। हम लोग जो पढ़ते ना ओम भूर्भुवः स्वाहा, ठीक है, उस गायत्री मंत्र को इसी ने लिखा है। और एग्जाम में भी पूछते हैं गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद का कौन सा मंडल में है, तो कौन सा मंडल में हो जाएगा? ये तीसरे मंडल में हो जाएगा। कौन से मंडल में? तीसरे मंडल। और इसका लेखक कौन है? विश्वामित्र है, ठीक है। चलो, 10 राजा का नेतृत्व कर रहा था विश्वामित्र, और सुदास का नेतृत्व कर रहा था, कौन कर रहा था? वशिष्ठ, ठीक है। युद्ध का कारण आप लोग पहले सुन लीजिए, ठीक है, युद्ध का कारण क्या, फिर उसके बाद आपको बताएंगे क्या कारण है कि यहाँ पर युद्ध हो गया, ठीक है। युद्ध का कारण था, पहले ना सुदास का पुरोहित था, ये था, कौन था? विश्वामित्र, हाँ, पहले सुदास का पुरोहित कौन था? विश्वामित्र था ना। ये विश्वामित्र क्या कर देता है, इसको ना पुरोहित के पद से हटा दिया। किसको? सॉरी, सुदास ने, हाँ सुदास ने विश्वामित्र को पुरोहित के पद से हटा दिया, और पुरोहित किसको बना दिया? वशिष्ठ को, ठीक है। गुरु वशिष्ठ ना, मैं वशिष्ठ ही लिख दूं, हाँ, ठीक है, इसको क्या बना दिया? पुरोहित बना दिया। इतने में विश्वामित्र क्या किया? चिढ़ गया बेचारा। क्या किया? 5 आर्य शासक और 5 अनार्य शासक को लिया और इसके खिलाफ क्या कर दिया? आक्रमण। और युद्ध में स्वयं हार गया, और ठीक है, युद्ध में स्वयं हार गया। और जीत किसका होता है? इसका होता है, सुदास का। तो यहाँ पर युद्ध के कारण में लिखे सुदास के द्वारा, सुदास के द्वारा, सुदास के द्वारा विश्वामित्र को, विश्वामित्र को पुरोहित के पद से, पुरोहित के पद से हटाकर वशिष्ठ को, पुरोहित के पद से हटाकर गुरु वशिष्ठ को पुरोहित बनाना, ठीक है। और विजय क्या होता है? किसका विजय होता है? सुदास ही क्या होता है? इस युद्ध में विजय होता है। कुछ लोग नए हैं, ठीक है, अभी क्लास कर रहे हैं ना, तो कंटिन्यू क्लास कीजिए, ठीक है, बीच बीच में गैप करोगे फिर समझ में नहीं आएगा। अब देखिए इसके बारे में, देखिए इसमें जो 5 आर्य शासक थे ना, उनमें से प्रमुख शासक, ये 5 आर्य शासक को कहा जाता है पंचनद के नाम से भी जानते हैं, पंचनद, ठीक है, हाँ पंचनद भी बोलते, बता रहे क्यों बोलते हैं। और इनमें से जो प्रमुख शासक थे पुरु, ठीक है, पुरु यदु वंश है ना, ये पुरु वंश का शासक था, सुनिए पहले, यदु वंश के शासक था इसमें, ठीक है, अनु वंश के शासक था। अब दोनों के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ, और पराजित कौन हुआ? 10 राजा ना ये। फिर अंत में क्या होता है? दोनों के बीच में संधि और समझौता भी हो जाता है। पुरु वंश यहाँ पर लिखे ना,
देखिए पुरुवंश और ना ये भरत वंश के बीच क्या होता है, वैवाहिक संबंध होता है। वैवाहिक संबंध हुआ, वैवाहिक संबंध होने के बाद एक नया वंश जन्म होता है जिसको कहा गया कुरुवंश। ठीक है, किन के बीच वैवाहिक संबंध हुआ बताइए, सुदास या सॉरी भरत वंश या पुरुवंश के बीच में, और एक नया वंश जन्म हुआ, कौन सा वंश, कुरुवंश। और इसी के नाम पर, इसी के नाम के आधार पर जिस क्षेत्र में शासन करते थे कुरुवंश, कुरुवंश जिस क्षेत्र में शासन करते थे उस क्षेत्र का नाम आज क्या है, कुरुक्षेत्र है। और कुरुक्षेत्र का उल्लेख कहाँ है, महाभारत में उल्लेख किया गया है। महाभारत का जो युद्ध हुआ था 18 दिन का, मैं उसका बात कर रहा हूँ। ठीक है, कुरुक्षेत्र सॉरी महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ, ये कुरुक्षेत्र में हुआ था। इस कारण कहा जाता है जो महाभारत का घटना घटा है उसका ना बहुत सारे अंश क्या है, सही है। और कई लोग ये अनुमान लगाते जो रामायण की घटना है ये क्या है, बहुत सारा इसका काल्पनिक है, ये अनुमान लगाते इतिहासकार। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या मिलता है, प्रूफ मिलता है कि क्या है, महाभारत का घटना घटा, यहाँ पर कुरुक्षेत्र था। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये दशराग युद्ध कंप्लीट हुआ। चलो, दशराग युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था ये, ठीक है, एक साइड कौन सा राजा, सुदास, दूसरे साइड कौन, ठीक है, सुदास का नेतृत्व कौन कर रहा था, सुदास राजा का युद्ध का, ठीक है, 10 राजा का युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था, ठीक है, युद्ध युद्ध में विजय किसका होता है ये, ठीक है, अंत में दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध होता है, किन किन वंश के बीच में, भर, ठीक है, और एक नया वंश का क्या होता है, जन्म होता है जिसको कहा गया कुरुवंश। और ये कुरुवंश जिस क्षेत्र में शासन करते थे उस क्षेत्र को कहा गया कुरुक्षेत्र के नाम से जाना गया। चलो, ये हो गया दशराग युद्ध, हो गया क्या सभी का, अगला पेज चले, नहीं हुआ है, इतना धीरे धीरे लिख रहे फिर भी से आप लोग, फिर जैसे साहू सर लिखते वैसे लिखूंगा मैं। ठीक है, सीधा टॉप गियर में गाड़ी चलता है। नेक्स्ट करें, चलो उसके बाद देखेंगे इस चीज के अंतर्गत ना, राजनीतिक जीवन के अंतर्गत क्या देखेंगे, राजा के मंत्री या अधिकारी, राजा के मंत्री। हम जानते हैं इस काल में राजा का जो पद था क्या था, ये क्या था, वंशानुगत नहीं था, राजा का नियुक्ति होता था। ठीक है, राजा के मंत्री इस काल में राजा के 12 मंत्री का उल्लेख है। ठीक है, ठीक है, ऋग्वेद में इन मंत्रियों के लिए, ठीक है, ऋग्वेद में इन मंत्रियों के लिए एक शब्द मिलता है, जो मंत्री के समूह थे, क्या मिलता है, इसके लिए एक शब्द मिलता है जिसको कहा गया रत्नी कहा गया। मंत्री को ऋग्वेद में क्या कहा गया है, इस नाम से पुकारा गया है, रत्नी। ठीक है, क्या, हाँ, ऋग्वेद में मंत्री को मंत्री बोला गया है, सॉरी रत्नी, रत्नी। इन लोग क्या करते थे, जो मंत्री बनते थे ना, अपने कान में ना एक प्रकार का विशेष प्रकार का रत्न धारण करते थे, इस कारण इसको कहा गया रत्नी कहा गया। ठीक है, इनमें से जो 12 मंत्री हैं, ये 12 मंत्री में 4 मंत्री क्या थे, स्त्री थी, स्त्री, 4 मंत्री क्या, हाँ स्त्री। मतलब हमें ये समझ में आता है ऋग्वेदिक काल में स्त्रियां भी राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे, 4 को स्त्री बनाते थे, 4 स्त्री था, स्त्री से ही लिखे, हाँ सही लिखो ना, नहीं लिखे, बड़ा एक मात्रा रहेगा, फिर बदल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बताइए।
ठीक है, 4 स्त्री था ये। प्रमुख मंत्री देखते हैं, कौन कौन सा मंत्री है प्रमुख। देखिए यहाँ पर पुरोहित, प्रमुख मंत्री ना ये पुरोहित। बाहुबली देखे होंगे आप लोग, ठीक है। जब एक बाहरी से मतलब बाहुबली में क्या होता है, कुछ लोग आक्रमण करते हैं, उसमें एक पुरोहित रहता था, देखे होंगे ना एक पुरोहित को, और उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। पुरोहित का बात कर रहा है। जो ब्राह्मण होते थे ना, जो ब्राह्मण होते थे, राजा को एडवाइस देते थे, सलाह देते थे, वही क्या था, पुरोहित था। ठीक है, तो पुरोहित क्या थे, राजा का ठीक है, राजा का ये मुख्य सलाहकार था ये, कौन, पुरोहित। यहाँ तक युद्ध में भी जाते थे पुरोहित। राजा को कोई बड़ा भी कार्य लेना है, डिसीजन लेना है, तो इससे क्या करते थे, पूछते थे। ठीक है, सेनानी, इसका उल्लेख है किस रूप में किया गया होगा। सेनानी का मतलब क्या था, सेनापति था ये ऋग्वेदिक काल में। ठीक है, अम, स्पर्श गुप्तचर था इस समय। ठीक है, स्पर्श गुप्तचर था। ये लिखा है पूरब, लिखा है ना, ये पूरब लिखा है, पूरब लिखा है ना, ये पूरब। ये जो थे दुर्ग का रक्षक। दुर्ग मतलब क्या होता है बताइए, क्या होता है दुर्ग मतलब, जो किला होते थे, किला जानते होंगे ना, जो बड़े बड़े किला होते थे रक्षा के लिए, उसका रक्षक ये था, पूरब लिखा है। छूट गया क्या, हो गया ना ये। उसके बाद लिखेंगे परमार्थ। ठीक है, मंत्री के रूप में इसका भी उल्लेख किया गया है। कर्माश क्या थे, धातु कर्मी थे। ठीक है, राजा के लिए औजार या हथियार बनाते थे, अस्त्र शस्त्र। ठीक है, इसका भी ऋग्वेदिक काल में महत्वपूर्ण स्थान था कर्माश का। चलो हो गए। फिर उसके बाद लिखना बलि, बलि शब्द लिखना है ना, ये बलि। हाँ, ये ना राजा को दिए जाने वाला स्वैच्छिक कर था। स्वैच्छिक कर मतलब ये हो जाएगा, इस समय राजा को कर देना अनिवार्य नहीं था, अनिवार्य नहीं था। किसी जनता को लगता है कि मुझे राजा को कर देना चाहिए, तो क्या करते थे, वही दे सकते थे। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिखना राजा को दिए जाने वाला, राजा को दिए जाने वाला स्वैच्छिक कर, स्वैच्छिक। हो गया। उसके बाद कुछ शब्द और लिखना, जैसे कि सतदाय। हाँ, अब इसके बारे में सुनिए। किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या कर दिया, तो उसको कहा गया सतदाय। मतलब नर हत्या करने वाले व्यक्ति को बोलते थे सतदाय। सतदाय का मतलब ये है, उसको ना दंड के रूप में 100 गाय, 100 गाय देना पड़ता था, इस कारण इसको कहा गया, हाँ, सतदाय। तो यहाँ पर लिखेंगे नर हत्या करने वाले व्यक्ति को कहते थे, नर हत्या करने वाले व्यक्ति को कहते थे। ठीक है, और दंड के रूप में, दंड के रूप में 100 गाय दान में देना पड़ता था।
बताइए कितना वैल्यू था गाय का उस समय। और अभी देखिए गाय आप फ्री में भी दे दोगे ना किसी को, मेरे यहाँ गाय है, ले जाने के लिए तैयार नहीं। और हमारा सरकार भी है, हिंदूवादी सरकार है ना भी, गाय हमारी माता है बोल रहे हैं। और हम लोग मीट के, आप लोग जानते हो हम लोग गाय के मांस या जो मीट एक्सपोर्ट होते हैं दुनिया में, जो हम लोग निर्यात करते हैं उसमें कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। ठीक है, जिस देश में गाय को माता कहा जाता है उस देश में गाय की हालत को देख लीजिए। जिस देश में नदी को माता कहा जाता है उस देश की नदी की हालत को देख लीजिए। गंगा यमुना कितना प्रदूषित नदी। ठीक है, तो ये तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद लिखना आप लोग हेडिंग देना, 1 मिनट नहीं, देखिए यहाँ पर जनतांत्रिक संस्था। ये ठीक है सुजाता, ये ठीक है ना? ये अब ठीक है ना? ये हाँ, ये क्या है हेडिंग देने के लिए ज़्यादा ठीक है, ये भी गया। ये लिखा है जनतांत्रिक संस्था लिखा ना ये, ठीक है, याद रखना क्या लिखा है, जनतांत्रिक संस्था लिखा है। ऋग्वेद काल में ना, ऋग्वेद काल में 3 प्रकार का संस्था का उल्लेख है। ठीक है, और ये राजा को क्या करते थे? नियंत्रित करते थे। लिखेंगे ऋग्वेद में, ऋग्वेद में 3 संस्था, 3 संस्था का उल्लेख है। ऋग्वेद में 3 संस्था का उल्लेख है और राजा को क्या करते थे? कंट्रोल करते थे। ठीक है, नियंत्रित करते थे। देखिए, क्योंकि राजा का पद वंशानुगत नहीं था। ठीक है, राजा का पद वंशानुगत नहीं था तो यही संस्था करते थे। तो देखिए कौन कौन सा 3 संस्था है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जनतांत्रिक संस्था, ऐसे ही 3 संस्था का नाम लिखूंगा। तो एक था संस्था का नाम, यहाँ पर लिखेंगे, एक संस्था का नाम विदत था। ठीक है, और जो दूसरा संस्था का नाम था सभा, और जो तीसरा संस्था का नाम था ये था, हाँ, छोटा छोटा डील करेंगे। ठीक है, 2-2 3-3 लाइन में, ज़्यादा नहीं करेंगे। आप लोग ऐसे लिख सकते हो, फिर इसे नीचे में लिख सकते हो। जैसे विदत के बारे में क्या लिखेंगे? आर्यों का सबसे प्राचीन संस्था था विदत। यहाँ पर बैठ जाइए, बैठ जाइए वहीं पर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे कि ऋग्वेद में कौन सा संस्था का कितने बार उल्लेख किया गया है? इसका उल्लेख किसमें? उल्लेख ऋग्वेद में, इसका उल्लेख जैसे कि मैं ऐसा लिखूंगा, ऋग्वेद में उल्लेख कितने बार इसका उल्लेख हुआ है? जैसे कि विदत का सबसे अधिक बार 122 बार इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में, हाँ, ऋग्वेद में उल्लेख 122 बार हुआ है। गाय का कितना बार हुआ है? ठीक, ठीक है, और कौन सा नदी का सबसे अधिक बार उल्लेख हुआ है? सिंधु नदी का। आर्य शब्द का कितने बार उल्लेख हुआ है? नहीं लिखा है क्या? चलो आप लोगों का होमवर्क है। इसका जो उल्लेख हुआ है, ठीक है, इसका जो उल्लेख हुआ है 8 बार, और समिति का जो उल्लेख हुआ है 9 बार हुआ है। विदत क्या था? आर्यों का सबसे प्राचीन सभा था ये, आर्यों का सबसे प्राचीन संस्था या सभा था ये, सबसे प्राचीन संस्था। ठीक है, विदत। लोकसभा और राज्यसभा जानते हो आप लोग? जानते होंगे ना, लोकसभा और राज्यसभा से क्या होता है? हाँ, मतलब कानून वगैरह बनता है राज्य के लिए, उसी प्रकार इस सभा और समिति में भी बनता था। ये सभा था ना, ये राज्यसभा के बराबर था ये। ठीक है, राज्यसभा के बराबर था, और समिति जो था ये लोकसभा के जैसे था ये।
ऐसा क्यों? जिस प्रकार राज्यसभा में बुजुर्ग लोग जाते हैं, मतलब अधिकतर एजेड व्यक्ति जाते हैं, उसी प्रकार ये सभा था ना, बुजुर्गों का सभा था ये। किसका सभा था ये? बुजुर्गों का। ठीक है, बुजुर्गों का सभा। हाँ, बस इतना ही है। आर्य का सबसे प्राचीन संस्था, बस इतना ही लिखना है इसको। बुजुर्गों का सभा था। ठीक है, यहाँ पर नियम कानून वगैरह बनाया जाता था। राजा की नियुक्ति में भी इसका योगदान होता था सभा का। और यहाँ पर लिखेंगे समिति में ना, समिति में क्या लिखेंगे? वयस्कों का सभा था ये। मतलब जो होते थे इसमें यंग लोग होते थे, वयस्कों का सभा था ये। हाँ, ठीक है। इसके जो प्रमुख होते थे, अध्यक्ष होते थे इसका, इसमें कि जो अध्यक्ष को क्या कहते थे? ईशान कहते थे। ठीक है, जो समिति के जो अध्यक्ष होते थे उसको ईशान कहते थे। और फिर इसी में एक शब्द और लिख लीजिए, समिति में, समिति के माध्यम से राजा का निर्वाचन होता था। मतलब इस समय राजा क्या हो रहा है? निर्वाचित हो रहा है। ठीक है, समिति के माध्यम से ही राजा का निर्वाचन होता था। चलो आगे पढ़ते हैं। समय हो गया ना। कल जो हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? आर्यों का, ऋग्वैदिक आर्यों का धार्मिक जीवन। ठीक है, ठीक है। बताइए आर्यों का कौन कौन सा भगवान था, क्या क्या चीज़ को मानते थे, भूत प्रेत वगैरह को मानते थे कि नहीं मानते थे, सबको पढ़ेंगे। आर्यों का धार्मिक जीवन। ठीक है, बंद कर दीजिए इसको, स्टॉप रिकॉर्डिंग।